Hello everybody and welcome back to my channel. I am Achal and in this today's video I am going to cover a unit from your paper named Literary Criticism, and it's going to be from Well Wrought On Studies in Structure of Poetry, Language of Paradox and Heresy of Paraphrase, which is written by Clint Brooks. So basically Well Wrought On is a book and ये पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी. अगेन आपको इस किताब के दो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच आर लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स एंड हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज को कवर करना है, एंड दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि सेमेस्टर 3 की जितनी भी सिलेबस है आई हैव कवर्ड ऑन माई चैनल, सो गो एंड चेक आउट एंड चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ऑल्सो नाउ लेट्स स्टार्ट by knowing about the writer who is Clint Brooks, and ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनका जन्म 1906 में हुआ था एंड 1994 में ही डाइड. ऑल्सो ये न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट वॉज बेसिकली अ स्कूल ऑफ थॉट जो लोग इस चीज़ पे फोकस करते थे कि टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग कितनी ज़रूरी है. मतलब जब हम क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो केवल राइटर्स की लाइफ और हिस्ट्री से जानने से कहीं ऊपर है कि आप एक क्लोज रीडिंग करो टेक्स्ट की. और इस पूरे न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट के वन ऑफ फाउंडर थे क्लिंट ब्रूक. और दूसरी चीज़ ये जो मानते थे, जैसे ये बोलते थे कि कोई भी पोएम है उसकी जो रियल मीनिंग है ना, इट लाइज इन स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड फॉर्म, नॉट एक्सटर्नल रेफरेंसेस. ऑल्सो जो ये इनकी एसेज हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स एंड हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जैसा कि मैंने बोला ये की आइडियाज़ हैं फ्रॉम दिस बुक वेल रॉट ऑन जो कि 1947 में पब्लिश हुई थी. Now talking about background and context to this whole work, so ब्रूक्स का वो टाइम था, इनके टाइम पे जितने भी क्रिटिक्स थे वो इस चीज़ पे फोकस करते थे. जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पोएम है तो उसका डायरेक्ट मैसेज क्या है, और लाइक वो जो पोएम है उसका मोरल क्या है, वो सिखा क्या रही है, ठीक है. बट क्लिंट ब्रूक वॉज द पर्सन हु चैलेंज दिस आइडिया, एंड इन्होंने बोला कि पोइट्री को हम कभी ऐसे समझ ही नहीं सकते हैं. पोइट्री कभी एक प्लेन मीनिंग अकेले दे नहीं सकती है. इनका मानना था कि पोइट्री हमेशा से एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करती है दैट इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, एंड वी नो पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है. ऑल्दो मैं इसको अभी आपको थोड़े डिटेल में बताऊंगी. तो इनका कहना था कि पोइट्री जो है इट्स फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, फुल ऑफ सिम्बॉल, आयरनी, एंड somewhere it express deeper truth. Also ये दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से जो यूज़ ऑफ पैराडॉक्स होता है पोइट्री में, इट्स नॉट जस्ट फॉर डेकोरेशन, इट्स द हार्ट ऑफ हाउ पोइट्री वर्क्स. और इस चीज़ को बड़े ही हम गहराई से देखने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में. एंड पोइट्स कुछ खास स्पेशल फेमस पोइट जैसे वर्ड्सवर्थ, जॉन डन, इनके एग्जाम्पल्स, इनके पोएम्स एग्जाम्पल्स लेके इन्होंने हमें दिखाया है कि हाउ language of paradox is used in a poetry. And let's start the first essay, which is language of paradox. And here Brooks says that poet never sees things in a plain direct way, or we know it very well. जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो कुछ भी बिल्कुल आसानी से सीधे तरीके से कोई भी पोएट एक्सप्रेस नहीं करते हैं. अगर पोएट मान लो डायरेक्टली चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे तो वो कैसा लगेगा. इट विल साउंड लाइक कि कोई साइंटिस्ट या फिर कोई न्यूज़पेपर राइटर कुछ लिख रहा है, कुछ बोल रहा है. और कविता की जो खूबसूरती है, कविता में जो जादू होती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी. और इसीलिए ब्रूक्स ऐसा मानते हैं कि पोएट जो होते हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज दैट हाइड्स मीनिंग, जॉइन्स अपोजिट एंड मेक अस फील द ट्रूथ, नॉट जस्ट read it. Here I have like while making notes I have used the simplest way ताकि आप अच्छे से समझ पाओ. So जो ब्रूक्स हैं यहाँ पे वो मीनिंग समझा रहे हैं कि कई बार हमें पोएम पढ़ के ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, एंड कहीं ना कहीं पोएम की जो ब्यूटी है उसी में लाई करती है कि किस तरीके से मतलब छुपा होता है और मतलब हमें ढूंढना होता है. कई बार दो अपोजिट चीज़ों को साथ में लिखा गया होता है, एंड कई बार उसे देख के वी फील लाइक ओ दिस इज़ द हिडन मीनिंग, दिस इज़ द ट्रूथ. एंड इसे ही, इस चीज़ को जो ब्रूक्स है वो कहते हैं लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स. सो
पैराडॉक्स क्या होता है, ऑल्दो हम सभी को, मोस्टली लोगों को पता है, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि पैराडॉक्स का मतलब होता है, मान लो पैराडॉक्स एक ऐसे सेंटेंस को बनाता है, लाइक ऐसा होगा कि दो अपोजिट चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही होंगी और आपको लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, बट व्हेन यू विल थिंक डीपली आपको लगेगा येस इट कैन हैपन एंड देयर इज समथिंग हिडन, दैट विल शो सम हिडन ट्रुथ. जैसे कुछ एग्जाम्पल, लेस इज मोर. अगर आप इसे सुनोगे लेस इज मोर यानी कम ही ज़्यादा है, काफ़ी सिली लगेगा, बट इसका मतलब अगर रियल मतलब आप डीप मीनिंग ढूंढने का सोचो, बैठो, थिंक करो, तो यू विल understand that it means that simplicity can be more powerful than show off. Also एक और एग्जाम्पल है I am nobody. ये तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मैं कोई नहीं हूँ. लेकिन अगर आप डीपली सोचो तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज शोइंग द पर्सन हु इज सेइंग दिस इज अ हम्बल, ही इज काइंड और ही इज ग्राउंडेड. और इसी चीज़ को ब्रूक्स बोलते हैं कि हर एक अच्छे पोएम में ऐसे ही पैराडॉक्सेस का यूज़ होता है. मतलब दो अपोजिट चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करती है, बट दे आर नॉट रॉन्ग इफ यू थिंक दे विल रिवील सम हिडन ट्रुथ. एंड ऑल्सो ये बोलते हैं कि ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज रियल इमोशंस ऐसे सिंपल नहीं होते हैं, प्लेन नहीं होते हैं, वो काफ़ी मिक्स्ड होते हैं. जैसे पोइट्री में चीज़ों को काफ़ी उलझा के कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा जाता है, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड इट. तो इमोशंस भी हमारे बिल्कुल प्लेन नहीं होते, दे आर ऑल्सो मिक्स्ड, दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो ऐसा वैसे ही हम कई बार हैप्पी और सैड साथ साथ महसूस कर सकते हैं, काम, एक्साइटेड, लॉस्ट एंड अलाइव. और पोइट्री कहीं ना कहीं इसी मिक्स्ड फीलिंग को कैप्चर करती है, और पोएम ऐसे पैराडॉक्स को यूज़ करता है टू एक्सप्रेस टू साइड्स ऑफ ट्रुथ टुगेदर. एक तो इट जॉइंस अपोजिट टू क्रिएट ब्यूटी, और दूसरा ये शो करता है कि किस तरीके से एक चीज़ कैन बी बोथ दिस एंड दैट. एक सिक्के के कैसे दो पहलू होते हैं, एंड दैट्स द रियल लाइफ एंड दैट इज ओनली कैप्चर्ड इन द पोएट्री. आगे अब क्या क्या एग्जाम्पल्स ये यूज़ करते हैं अपने इस ऐसे में, तो पहला एग्जाम्पल इन्होंने यूज़ करा है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम विच इज़ इट इज़ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, और इसकी ये लाइन विच इज़ द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन ब्रीथलेस विद एडोरेशन. तो यहाँ पे जस्ट आप इमेजिन करो कि जो पोएट हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, इस पोएम में बेसिकली क्या है, तो जो वर्ड्सवर्थ हैं वॉक कर रहे हैं बाई सी साइड ड्यूरिंग अ काम एंड अ होली इवनिंग, एंड सब कुछ काफ़ी पीसफुल, क्वाइट और सेक्रेट है, लाइक अ नन प्रेइंग साइलेंटली. और ये लाइन ही बोलते हैं. अभी तक तो सब कुछ सिंपल सा था, लेकिन फिर आता है पैराडॉक्स. अभी तक एवरीथिंग वाज लुकिंग सिंपल, काम इवनिंग है, स्पिरिचुअल मूड है पोएम का, लेकिन फिर आगे अपने पोएम में वर्ड्सवर्थ एक छोटी सी यंग गर्ल का मेंशन करते हैं जो उनके साथ साथ ही चल रही है उस नदी किनारे. और वो जो लड़की है ना, सी सिम्स वेरी टोटली नॉर्मल. ऐसा नहीं है जिस तरीके से जो हमारे पोएट हैं ये अपने थॉट में डूबे हुए हैं और अपनी प्रेइंग्स कर रहे हैं, भगवान को वर्शिप कर रहे हैं. उसी टाइम पे वर्ड्सवर्थ को तुरंत ऐसा रियलाइज़ होता है पोएट को कि कुछ शॉकिंग सा. ये सोचते हैं कि इवन दो ये लड़की प्रे नहीं कर रही है, लेकिन ये भगवान के ज़्यादा करीब है, मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि ये नेचुरली कनेक्टेड है नेचर से विदाउट इवन ट्राइंग. तो यहाँ पे पैराडॉक्स ये है कि जो पोएट हैं इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि कॉन्शियसली ये जानते हैं कि हाँ मैं भगवान के करीब हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, कनेक्टेड हूँ, लेकिन वो जो लड़की है सी इज़ नेचुरली वर्शिपिंग, सी इज़ नेचुरली इंजॉइंग एंड वर्शिप कर रही है, बट सी इज़ अनकॉन्शियसली डूइंग इट. एंड यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ऑर्डिनरी सी बच्ची है, लेकिन वो ज़्यादा स्पिरिचुअल है इनसे. और ब्रूक बोलते हैं कि यही है पावर पैराडॉक्स का. ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे शोइंग अ डीपर ट्रुथ. और डीपर ट्रुथ ये है कि द गर्ल डज नॉट नीड रिचुअल और प्रेयर, ऐसा प्रेयर करना, रिचुअल करना. उसकी जो इनोसेंस है वो खुद में ही एक वर्शिप है, उसकी जो काइंडनेस है वो खुद में ही एक वर्शिप है. एंड पोएम को ये चीज़ें ही ब्यूटीफुल बनाती हैं जब दो अपोजिट काइंड ऑफ डिवोशन को साइड बाय साइड दिखाया गया है. एक इंसान तो प्रे कर रहा है बट ही इज कॉन्शियसली डूइंग दैट, और वो लड़की उसे पता नहीं है, सी इज़ नॉट प्रेइंग, सी इज जस्ट वॉकिंग, एंड वो नेचुरली कनेक्टेड है नेचर से.
और अनकॉन्शियसली ऑल्सो सीज वर्शिपिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे ब्रूक्स हैज सॉन विद दिस एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इन्हीं के एक दूसरे पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लेते हैं, एंड यहाँ पे लंदन के को दिखाया गया है कि कैसा एक काम मॉर्निंग है। बट लंदन में काम मॉर्निंग, लंदन को ऐसा हमेशा से माना गया है एज अ बिजी, नॉइजी, फुल ऑफ मशीन्स एंड पीपल वाला शहर। लेकिन वर्ड्सवर्थ यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग को देख रहे हैं जो कि काफ़ी क्वाइट है, स्टिल है, इट्स ग्लोइंग इन सनलाइट। एंड ये अपनी पोएम में ये लाइन्स बोलते हैं, डियर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल। नाउ अगर हम सोचें कि कैसे लंदन ऐसा शहर जो इट्स फुल, मान लो एक शहर है विच इज़ फुल ऑफ बिल्डिंग, फुल ऑफ मशीन, तो वो हाउ इट कुड लुक लाइक नेचर, यानी कैसे वो इतना सुंदर सा दिख रहा है। बट पोइट ऐसा मेंशन कर रहे हैं, तो ये पैराडॉक्स है। एंड मतलब पैराडॉक्स यहाँ पे ये है कि सिटी वॉज सपोज टू बी आर्टिफिशियल, लुक्स अलाइव एंड नेचुरल। जब when the city is asleep it feels most alive, and when there is no movement we feel life everywhere. So again Brooke says that how poetry work. कई बार जब दो अपोजिट ज्वाइन होते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि सिटी को कैसा माना गया है कि सिटी हमेशा से एक आर्टिफिशियल होगा, लेकिन अभी अपने पोएम में ये मेंशन कर रहे हैं कि इट्स लुकिंग अलाइव, इट्स लुकिंग नेचुरल। कब? जब वो, और दूसरी पैराडॉक्स क्या है कि जब सिटी सोई हुई है, द सिटी इज अस्लीप, तो सब कुछ अलाइव लग रहा है। मतलब जब कोई सोया हुआ है तो कैसे कोई अलाइव लग सकता है? दिस इज द यूज ऑफ पैराडॉक्स। कोई मूवमेंट नहीं है फिर भी लाइफ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आ गया है जान। जब आप वो पूरी पोएम पढ़ोगे, यहाँ तो जस्ट ही हैज़ यूज्ड सम ऑफ द लाइन्स, और उससे ये दिखा रहे हैं कि कैसे पोइट्री में पैराडॉक्स यूज़ करके उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। और फिर ये बोलते हैं कि इसी तरीके से पैराडॉक्स अपोजिट एक साथ मिलके सरप्राइज कर देते हैं हमें। लंदन विच वुड बी डेड एंड मैकेनिकल सडनली लुक्स पीसफुल एंड फुल ऑफ सोल। मतलब इनके इस पोएम में ऐसा लंदन लगने लगता है, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ पैराडॉक्स। आगे बुक्स हैं, ही इज डूइंग अ कंपैरिजन बिटवीन साइंस एंड पोइट्री, एंड ही सेज दैट कि साइंस में क्या होता है कि हम एक वर्ड को यूज़ करते हैं विथ वन फिक्स्ड मीनिंग, जैसा हम डिक्शनरी में यूज़ करते हैं, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट पोइट्री में क्या होता है, हम वर्ड्स का ऐसे यूज़ करते हैं दैट कैरी इमोशन एंड इमेजिनेशन, जैसे माई लव इज़ लाइक वाटर, काम एंड बॉइल एट द सेम टाइम। दूसरी चीज़ जो ये बताते हैं, ये बोलते हैं कि साइंस को एक्सप्लेन करना होता है लेकिन पोइट्री को एक्सप्रेस करना होता है, इसीलिए पोइट्री को पैराडॉक्स यूज़ करना होगा। पोइट्री में आयरनी होनी चाहिए, मेटाफर होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज इनकी मदद से जो पोइट है वो दिखा पाएंगे कि किस तरीके से जो रियल फीलिंग्स होती हैं वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आगे तीसरा एग्जाम्पल इस पोएम से द कैननाइजेशन पोएम, जो कि जॉन डन की पोएम है, इससे यूज़ करते हैं। एंड ये एक एग्जाम्पल है जो ब्रूक्स हमें इस ऐसे में दिखाते हैं। एंड ये पोएम जॉन डन ने लिखी थी अराउंड 1600, एंड दिस इज़ अ पोएम अबाउट टू लवर हु आर क्रिटिसाइज्ड बाय सोसाइटी। एंड लोग जो हैं इन दोनों लवर्स को बोलते हैं कि योर लव इज़ सिली, यूजलेस एंड सीनफुल। लेकिन जो ये लवर्स हैं ये बोलते हैं कि नहीं, हमारा लव ऐसा नहीं है, हमारा लव प्योर है, हॉली है, एंड हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर हैप्पी टुगेदर। तो इसीलिए जो जॉन डन है इस प्यार को कैननाइजेशन कहते हैं, और यहीं पे एक बहुत बड़ी पैराडॉक्स छुपी हुई है, एंड विच इज़ कि कैननाइज का मतलब होता है कि to make someone a saint, लेकिन जॉन डन इज टॉकिंग अबाउट टू लवर, समथिंग सोसाइटी सॉ एज सीनफुल। तो आप देख रहे हो पैराडॉक्स कहाँ पे छुपी हुई है। कैननाइजेशन का मतलब है कि आप किसी को महात्मा और कोई अच्छा सा प्योर सा फिगर, लेकिन सोसाइटी दो प्यार करने वाले को क्या क्या मानती है कि ये पाप है, इट्स अ सीनफुल, टू लवर्स कैन नॉट बी टुगेदर, टू पीपल कैन नॉट लव। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इट्स अ पैराडॉक्स, एंड इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल विच ब्रूक्स हैज़ यूज्ड। एंड ये बोलते हैं, मतलब जो लाइन्स इन्होंने यूज़ करी है अपनी इस ऐसे में, जॉन डन की पोएम की जो लाइन है, इट्स लाइक आवर लव विच यू कॉल सीनफुल इज एक्चुअली सेक्रेड, वी मे डाई फॉर लव बट थ्रू लव वी आर रिबॉर्न। एंड ही कंपेयर्स देयर लव टू कैंडल्स, जैसे कि वो कैंडल कैसे खुद जलता है बट गिव्स लाइट। सो इनका जो प्यार है, मे इट लुक्स फुलिस्ट वर्ल्ड, मतलब भले ये लगे कि ये बेवकूफ़ी है पूरी सोसाइटी को, लेकिन वो स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रेट है, एंड दे बोथ आर डाइंग एंड लिविंग थ्रू लव। तो पैराडॉक्स यही पे है कि प्यार
दोनों एक साथ है, लाइक इट्स पेनफुल ऑल्सो एंड इट्स ब्यूटिफुल ऑल्सो। देख रहे हो, दो अपोजिट चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। इट्स अर्दरली ऑल्सो, इट्स हेवनली ऑल्सो, डेथ एंड रीबर्थ दोनों है। हियर इज दिस पैराडॉक्स एंड ब्रूक सेज कि जॉन डन could not have expressed this truth without paradox। अब ये जो सच्चाई इन्होंने दिखाई है, सोसाइटी जिस चीज़ को सीनफुल मानती है उसे ही इन्होंने कैननाइजेशन कह दिया है। This is something which paradox can do, and this is something which can be only explained in a poetry, and in a poetry with the use of this paradox. And that's why he ends the essay saying the only way the poet could say that what the canonization says is by paradox। और फाइनल मैसेज इस पूरे ऐसे का ये होता है कि जो पोएट्री है it speaks language full of opposite like calm and storm, death and life, scene and wholeness, and ये कोई confusion नहीं है। It's how truth feels in real life। ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में सच्चाई भी लगती है। एंड ऐसा नहीं है कि पोएट्री कोई आपको आंसर दे रहा है, इट गिव्स फीलिंग दैट होल्ड्स टू साइड्स टुगेदर। दैट्स वाई ब्रूक कॉल दिस स्टाइल। और इस पूरे स्टाइल को जहाँ पे आप अपने पोएट्री में पैराडॉक्स का यूज़ कर रहे हो, इट्स लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। Now let's start the second essay which is the heresy of paraphrase। तो सबसे पहले heresy का मतलब होता है समथिंग रॉन्ग या अगेंस्ट ट्रू बिलीव, और पैराफ्रेज यानी यू आर समराइजिंग थिंग्स और राइटिंग दैट इन ईजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो ब्रूक्स हैं वो बोलते हैं कभी भी हम पोएम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इनटू अ सिंपल समरी और एक्सप्लेनेशन। और जब हम ऐसा करने की कोशिश करें, मतलब पोएम को इजी सिंपल बनाने के लिए अगर उसकी समरी को निकालने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हम उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि पोएम का रियल मीनिंग उसके कनेक्शन से आता है। कनेक्शन उसके वर्ड्स, रिदम, इमेज, इमोशन में, नॉट इन वन सेंटेंस ऑफ पैराफ्रेज। अब ये जो पूरा ऐसे है इन्होंने लिखा क्यों? क्योंकि इनके टाइम के जितने भी क्रिटिक्स थे ना, वो लोग ऐसा सोचते थे एंड यू नो दे वांटेड कि क्यों ना हम पोएम को ऐसा एक्सप्लेन करें एंड पोएम को हम ऐसा बता दें कि ये पोएम क्या मैसेज दे रही है और व्हाट डज दिस पोएम से। लेकिन इस आइडिया से कि पोएम का डायरेक्ट बोलना और पोएम के डायरेक्ट मैसेज को दिखा देना, इस चीज़ से ब्रूक्स डिसएग्रीड एंड ही सेड दैट पोएम कोई साइंस रिपोर्ट की तरह नहीं है, ना कि न्यूज़पेपर स्टेटमेंट की तरह नहीं है। कभी भी आप इसके सिंगल मोरल लेसन को ऐसे निकाल नहीं सकते और ऐसा नहीं कह सकते कि ये इसका मतलब है। नो, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। पोएम जो है, एक होता है पोएम का फॉर्म यानी कि कैसे उसे लिखा गया है, और दूसरा होता है उसका कंटेंट कि वो क्या कह रहा है। और ये दोनों, आप ये मत सोचो कि फॉर्म और कंटेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स इन पोएम, नॉट एट ऑल। दे आर वन एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब ये जो टाइटल है ना, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका मतलब है द मिस्टेक और अ फॉल्स बिलीव दैट यू कैन एक्सप्लेन अ पोएम बाय पुटिंग इट इनटू सिंपल प्रोज। ये आपकी एक गलत फहमी है अकॉर्डिंग टू ब्रूक्स। कभी भी हम पोएम को ऐसे समरी में करके अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी तभी है जब आप उसको उसके हर एक उसकी फॉर्म और कंटेंट को साथ में पढ़ रहे हो। फिर ये 2 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। पहला तो वही, फॉर्म एंड कंटेंट एक है, कभी भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि किस तरीके से वो लिखा गया है और उस पोएम क्या कह रहा है। इसकी जो ब्यूटी और मीनिंग है वो साथ में तभी आएंगे, पोएम की ब्यूटी और मीनिंग टुगेदर फ्रॉम देयर टोन, रिदम, आयरनी, पैराडॉक्स एंड इमेजरी। दूसरा बोलते हैं कि वी कैन नॉट समराइज अ पोएम, नेवर वी कैन डू दैट। एंड ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कभी कह लो कि ये है मैसेज इस पोएम का। यू कैन नॉट डू दैट इन अ सिंगल लाइन। जो रियल मीनिंग होगा वो उसके पूरे स्ट्रक्चर में होगा कि किस तरीके से वो लिखा गया है, हाउ ऑल द लाइन्स एंड फीलिंग वर्क टुगेदर। और इसका ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि डोंट लुक फॉर अ मोरल और अ लेसन लाइक दिस पोएम टीच अस दिस। पैराफ्रेजिंग जो है ये एक टेम्पररी टूल हो सकता है जिससे आप उसको यूज़ करके जस्ट एक सीढ़ी की तरह आप यूज़ कर रहे हो, देख ले रहे हो कि पोएम के अंदर क्या है। इट्स जस्ट अ टेम्पररी टूल, लेकिन ये कभी एक पोएम नहीं हो सकता है। उसके बाद he also gives example from this poem which is written by Keats, which is Ode to Gratian Urn, and उस पोएम की एक लाइन है which is ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो ये बोलते हैं कि इस लाइन का मतलब आपको कभी नहीं समझ आएगा जब तक आप उस पूरे, मतलब आप फिट करके नहीं देखोगे उस पोएम के लाइन में। कभी भी इफ़ वी ओनली कोट दिस लाइन वी मिस हाउ इट फिट इनसाइड द होल पोएम। एंड जो रेस्ट पोएम है इस लाइन को एक कॉन्टेक्स्ट दे रही है, उसके बिना इस लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। इट विल बिकम वेरी फ्लैट, कंफ्यूजिंग।
So you can't lift out one line and say this is the meaning. No, you cannot do that. जो meaning होता है वो पूरे poem में होता है, ना कि एक quote में. फिर ये poet versus scientist करते हैं, एक डिफरेंस बताते हैं. बोलते हैं कि साइंटिस्ट का काम क्या होता है, दे स्टडी द वर्ल्ड, और कैसे चीज़ों को थोड़ा ब्रेक करके इनटू पार्ट, चीज़ों को ऐसे सेपरेटली पढ़ना, और उनको काफ़ी क्लियर और फिक्स्ड मीनिंग चाहिए. एक वर्ड का एक एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है. और साइंस काफ़ी डायरेक्ट, लॉजिकल और एग्जैक्ट लैंग्वेज का यूज़ करता है. उसमें कोई इमोशन नहीं होता है, कोई डबल मीनिंग नहीं होते हैं. लेकिन वही अगर दूसरी तरफ हम पोइट की बात करें तो वो कितने घुमा फिरा को चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को यूनिफाई करते हैं. और पोइट्री में एक सिंगल वर्ड का भी बहुत सारा मतलब हो सकता है, काफ़ी डीप मतलब हो सकता है, और वो कई इमोशन को साथ में दिखा सकता है. पोइट्री में हम पैराडॉक्स यूज़ करते हैं, मेटाफोर यूज़ करते हैं, और एम्बिग्विटी को यूज़ करते हैं अपने लाइफ के कॉम्प्लिकेशन को, अपने लाइफ के डेप्थ को, अपने लाइफ में जो भी फीलिंग्स है उनको दिखाने के लिए वी यूज़ दैट थिंग, दोज थिंग लाइक पैराडॉक्स, मेटाफोर एंड ऑल. और साइंटिस्ट रियलिटी को एक्सप्लेन करते हैं, पोएट हमें मेक अस एक्सपीरियंस दैट रियलिटी. साइंटिस्ट के जो लैंग्वेज होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, वहीं पोइट्स के लैंग्वेज रिच एंड इमोशनल होते हैं. देयरफॉर जो पोइट्री है कैन नॉट बी रिटन और अंडरस्टूड इन अ साइंटिफिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. एंड इनका फाइनल मैसेज यही है कि डोंट लुक फॉर द हिडन मिसेज ऑफ अ पोम लाइक यू आर सॉल्विंग अ रिडल. डोंट आस्क व्हाट डज इट मीन इन अ वन सेंटेंस, क्योंकि आपको कभी वो नहीं पता चल पाएगा. जो पोएम की ब्यूटी है इट्स ओनली व्हेन यू रीड द होल पोएम. और आपको वर्ड्स, रिदम, इमोशन, इमेज को फील करना आना चाहिए टू क्रिएट वन कंप्लीट एक्सपीरियंस. और वो जो आप पोएम को पढ़ के जो आपको एक्सपीरियंस होगी ना, दैट experience is the poem's meaning. And this is how this whole essay end, and I really hope आपको समझ आ गया होगा. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना because it really take time to make notes and to explain. So yeah, don't forget to subscribe the channel.